राज्य का चुनाव, कोई पंचायत, कोई म्युनिसिपैलिटी का चुनाव चल रहा होता है, जिसकी वजह से हो क्या रहा होता है कि चुनाव नीति आयोग एनसीसी अर्थात मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करती है, जिसकी वजह से नीति निर्माण की प्रक्रिया में विघ्न और विलंब आती रहेगी और नीतियों का ही निर्माण नहीं होगा तो परिस्थितियां कैसे बदलेंगी माननीय। और मैं इस सवाल इस सदन से पूछना चाहता हूं, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो चुनाव आयोग है इस भिन्न स्तरीय चुनाव प्रक्रियाओं में से 9 से 10 लाख पोलिंग स्टेशन का निर्माण कर रही होती है, जिसकी वजह से हमारे देश के सुरक्षाकर्मी, सैन्य बल और शिक्षक को नियुक्त किया जाता है। समझने की आवश्यकता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा होता है, क्योंकि एक शिक्षक का कार्य होता है युवाओं को शिक्षित करना, और एक शिक्षित युवा ही एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना में अपना योगदान दे सकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि संघर्षों के साए में पलता है इतिहास हमारा, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। मान्यवर, मैं देश का निवासी हूं जहां 10 करोड़ से भी अत्यधिक लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे आ रहे होते हैं, और एक रिपोर्ट के अनुसार देखें मान्यवर तो 4500 करोड़ में हम एक राष्ट्र एक चुनाव को कंडक्ट करा सकते हैं, मगर इन भिन्न स्तरीय चुनावी प्रक्रियाओं की वजह से 19,500 करोड़ के लागत से चुनाव करा रहे होते हैं। अगर 15,000 करोड़ का अगर हम बचत अपने राष्ट्र के लिए करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने राष्ट्र को उत्थान कर सकते हैं। मान्यवर, इस बात को समझने की आवश्यकता होती है कि क्रोनिक कैपिटलिज्म, भ्रष्टाचार बहुत महत्वपूर्ण आयाम होता है। इन भिन्न स्तरीय चुनावी प्रक्रियाओं की वजह से राजनीतिक दल क्या कर रहे होते हैं, पूंजीपतियों से आर्थिक सहायता ले रहे होते हैं, और आर्थिक सहायता में आने के बाद यही सत्ता के ठेकेदार हमारे आम जनता के पैसों से कल्याण उन पूंजीवादी लोगों का कर रहे होते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत। टॉपिक ये हमारे देश में होना चाहिए, और पहला इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये अगर हो हमारे देश में तो इससे सबसे पहले हमारे देश में भ्रष्टाचार जो है वो आज के समय में अति सीमा पे है, और भ्रष्टाचार इसके वजह से अगर एक चुनाव एक राष्ट्र अगर ये संचालित कर लिया जाता है हमारे देश में तो इससे हमारा भ्रष्टाचार कई सदियों से जो आज तक बढ़ते आ रहा है वो कई स्तर तक कम भी हो जाएंगे। और मान्यवर, मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर कंडक्ट कराए जाए तो इससे हमारे गांव के स्तरीय लोगों जैसे बुजुर्ग लोग हैं उन्हें आज भी कई मील दूर किलोमीटर बहुत सारे लंबी कतार में खड़े होकर उनको वोट देना जाना पड़ता है, जिनसे कि उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो लोग कोई ऐसे लोग हैं जो चल नहीं पाते हैं, जो आपसी मतलब जो वेलफेयर नहीं है, उनके गांव में उनके पास साधन नहीं है, वो लोग वोट भी नहीं दे पाते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम लोग अपने राष्ट्र में एक चुनाव का जल्द से जल्द संशोधन किया जाए। धन्यवाद। नमस्ते, मैं ब्यूटी गुप्ता एसपीपी कॉलेज रघुआ कैमूर से। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज का हमारा विषय एक राष्ट्र एक चुनाव। इसका अर्थ है पूरे राष्ट्र में एक साथ चुनाव कराना, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर पंचायती राज हो। इसमें बार बार चुनाव कराने से कहीं ना कहीं हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था है वो कम होती जा रही है। ज़्यादा धनराशि खपत होने से हमारी अर्थव्यवस्था की क्षति होती है, जो कि एक डेवलप कंट्री में नहीं शामिल हो पाता। ये भी एक कारण है। हमारे देश में जो हमारे लोग हैं उनको वोट देने का जो अधिकार है, हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। और ठीक है, अरे फोन कर भी तो कोई बात बोला है यार। इसके बाद हम लोग इसको देखें। अभी प्रयास इसके लिए तालियां चिल्ला दे।
जी कोई 1 बजे रात में कोई 1 बजे डीजे बजावे में मस्त और कोई रोड पर के भूतिन भगावे में मस्त। राम प्रवेश तिवारी के हाल मत पूछो, नीचे से ऊपर तक धावे में। अपना मोबाइल अपना खा लीजिए काम किया जाए तो गुणवत्तापूर्ण काम करते हैं, ताकि लेकिन उनके ऊपर ये डर रहता है कि अगर हम सही तरीके से काम नहीं करें तो हमारे ऊपर के वरिष्ठ प्रधानमंत्री जन कौशल योजना, जिसको आप लोग के उनकी बीमारी होते हैं और उसको आप वहाँ पे कुछ कंप्यूटर सीखते हैं। और ऐसे भी ऐसे जैसे शायद जन शिक्षण संस्थान जहाँ पे जैसे उसके अंतर्गत पॉलिटेक्निक और ITI की कॉलेज खोले गए थे। और था अप्रेंटिस योजना, जैसे अगर आपको कोई आप PhD स्कॉलर तो आपको स्टेपेंड प्रोवाइड किया जाता था, जो कि आप बहुत हेल्पफुल है। जैसे अभी भी आप देख सकते हैं कि अगर आप नीट जेल की एग्जाम तक क्वालिफाई करते हैं तो आपको 40,000 रुपये प्रति महीने मिलता है आपको। और इसके स्किल इंडिया के अंतर्गत ऐसे अभी इसके बिहार में भी बहुत जो स्किल इंडिया नहीं समय में मुझे उस पानी का यूज करना है और उसे स्टोर करके रखना है। वहाँ कैंप लगा के सबका निरीक्षण करेंगे कि आज भी गाँव में सभी प्रोजेक्ट वहाँ पे उसका ये इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। अगर हम देखते हैं अभी भी हम सबसे ज़्यादा हमारे गाँव में हमारे डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर पर हम फोकस करके एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिक की तरफ ले जाएँ, प्लस उसमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करके एग्रीकल्चर और इफेक्टिव बने। और फिर हम ये भी कर सकते हैं अपने यहाँ जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छा कर दें, क्योंकि जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर अच्छा करें तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री वाले आएंगे। हम कोई नई योजना लगाएं जिससे हमारे अगल बगल के लोग ज़्यादातर जाने और उसके बारे में जैसे कोई इंडस्ट्री वाला है तो उसको और आकर्षित करें, ना कि उससे और डरें कि यहाँ पे जाएंगे तो क्या और करते हैं। उन प्रोग्रामों का अच्छी तरह से निरीक्षण करें और उनको अच्छी तरह से लागू करें अपने जिले के अंतर्गत। उसको इतना आत्मविश्वास हो कि अगर ये डॉक्टर है कि मेरी जान बच सकती है, मैं इस विश्वास के साथ डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और अगर कोई गरीब परिवार से आता है तो मैं उसका इलाज मुफ्त करना चाहती हूँ। और जब हम मन से बीमार है तो शरीर से ठीक नहीं हो सकते, तो मेरा हमेशा प्रयास रहेगा कि मैं उसके मन को ठीक करूँ, उसके बाद में उसके तन को ठीक करूँ। उसका संचालन कराऊँ, उसका इंस्पेक्शन कराऊँ। दूसरा चीज़ सरंक्षण के खिलाफ 0 टॉलरेंस, मतलब कोई उस पर एकदम सख्ती बढ़ती जाए। तीसरा चीज़ हर कंप्लेंट को 72 घंटे के अंदर उसका जांच किया जाए, डैशबोर्ड के अनुसार उसका सॉल्यूशन दिया जाए। चौथा महिला सुरक्षा तथा सेल्फ डिफेंस उसको देखा जाए। पाँचवा वर्कशॉप हर कॉलेज और स्कूल में एक महिला सुरक्षा और सेल्फ डिफेंस के ऊपर वर्कशॉप कराया जाए, जब बिहार में स्पेशली बिहार क्लीन एनवायरमेंट। चौथा चीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एम्पावर करना और उसकी हॉस्पिटलिटी को अच्छा करना। और एक और चीज़ मैं जो जोड़ना चाहूँगी कि बिहार में यूथ तथा स्किल रिवोल्यूशन को बढ़ाना। जैसे आज यहाँ पे फूड कैंप लगा है, बच्चे कम है लेकिन ऐसे बहुत जगह पे नहीं लग रहा है, तो वहाँ पे मैं चाहूँगी कि ऐसे फूड कैंप लगे और उनके स्किल बढ़े तथा वो सहमत रहे उनके बढ़ने से। शिक्षा ही जरूरी नहीं है, साथ में स्किल भी जरूरी होता है। तो पहला तो मेरा यही रहेगा कि मैं सबसे पहला शिक्षा को प्राथमिकता दूंगी। जो कि इस वक्त गरीब बच्चे हैं उनको उनके लिए मैं स्कूल ये सब की फैसिलिटीज़ दूंगी। एंड दूसरा ये हमारा कि मैं एक ऐसा प्रशासन इस्टेब्लिश करूँगी जहाँ भ्रष्टाचार कम हो और गाँव के लोगों को उनके हक समय पे मिले। और तीसरा पॉइंट ये है हमारा कि इस समय आप लोगों को जैसा पता है कि महिलाएं इतनी सुरक्षा नहीं है, तो मैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए फोर्सेस अगर मैं वकील होती तो क्या करती? अगर मैं वकील होती तो न्याय, सच्चाई और समाज सेवा को समर्पित होती। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती करती न्याय प्रणाली के प्रदर्शित बनी रहना। कानून कार्य सिर्फ अपराधियों को न्याय दिलाना नहीं बल्कि
बल्कि निर्देशों को न्याय दिलाना होता है। मैं स्कूल और कॉलेज में जाकर छात्रों को उनका अधिकार के बारे में जागरूक करती। मेरा यह सपना है कि मैं कानून को भाषा और जनता के लिए सरल भाषा में समझाने का कार्य करूँ। ये न्याय देवी की समीक्षा सम्मान आंखों की बढ़ती काम कर स्पर्धा के न्याय दिलाने की काम करती है। मौर्या सर को मानूंगी कि इनके मार्गदर्शन में मैं आने वाले समय में एक युवा जिला अधिकारी की तरह इनका अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। तो सबसे पहले अभी जो चल रहा है कि बच्चों में किस तरह के स्किल डेवलपमेंट कराया जाए, कैसे वो अपने कॉन्फिडेंस को बनाकर अपने भविष्य के सपने को साकार कर सकते हैं। टैलेंट तो सभी के पास होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनकी प्रतिभा उनके अंदर छिपी होती है, तो वो जगाने का काम मैं करना चाहूँगी ताकि प्रत्येक प्रतिभागी, प्रत्येक जो बच्चे हैं अपने अंदर के टैलेंट को निखार कर अपने बिहार के लिए, अपने देश के लिए नाम रोशन करें और कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करें। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो हम उन्हें जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम बुनियादी ढांचे में भी सुधार करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो बिहार में है पिछड़ा देखने को मिलती है, उनके जातिगत धर्म में थोड़ा असमर्थताएँ देखने को मिलती हैं। तो युवाओं की मानसिकता से वो निकालना है कि जो जाति धर्म है उनको हम बाहर निकालकर अपने आप को जो है वो एक तरीके से धर्म में निरपेक्ष नागरिक के रूप में अपना 100% दे सकें। ठीक तरीके से पढ़ाते हैं। ऐसा बात नहीं है कि वो हमें खराब तरीके से पढ़ाते हैं, वो उनका जो काम है वो अच्छे से करते हैं, बट उसमें वो कुछ और चीज़ें भी ऐड करते तो बहुत अच्छा होता। जैसे कि अगर मैं शिक्षक रहती तो मैं सबसे पहले अपने छात्रों को सिखाती कि आप अपने सपने तो पूरे करो, लेकिन उसको पूरे हो जाने के बाद देश के सपने को मत भूल जाओ। बड़े आदमी बनने के बाद आप अपने से छोटे लोगों का अनादर ना करो, उनका रिस्पेक्ट करो हमेशा। जैसे बहुत सारी खास अवसर होते हैं मंदिर और कहीं पे भी बहुत सारे अवसर होते हैं, उसमें जो VIP वगैरह होते हैं वो उनका ना अलग लाइन होता है। बट अगर मैं अपने बच्चों को बोलती हाथ उठाओ तो बोलना था, ऐसे ना करो। ये तो सही है। और आज की सबसे प्रमुख प्रॉब्लम ये हो गई है कि पुरुषों के साथ काफ़ी ज़्यादा दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल में हम लोगों ने देखा ड्रम वाले केस और ये फांसी वाला सब चीज़, तो उनके लिए भी कोई संस्था बनाया जाए जिसके उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराया जाए, उनको इस नीति के लिए समझा जाए। जैसे कस्टडी का केस होता है तो सिर्फ महिलाओं के हित में उनको अलाउंस दे दी जाती है, जबकि पुरुषों के बारे में कम सोचा जाता है। जबकि एक पुरुष भी उतना ही अपने बच्चे से अटैच होता है जितनी एक माँ होती है। तो इस विषय में दोनों को पक्षों को रख के सुनवाई करनी जानी चाहिए। और आजकल पोक्सो एक्ट और आर्टिकल 498A के तहत मतलब जैसे आजकल टीनेजर एज में रिलेशनशिप बन जाते हैं, अगर लड़के अपनी बात से मुकर जा रहे हैं या फिर किसी फैमिली प्रेशर से जाके नहीं करते हैं तो लड़कियां उन पर हैरेसमेंट का केस तक लगा देती हैं, जिसकी वजह से वो उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। उन्हें काम करने नहीं दिया जाता, तो वो भी मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें फेस करती हैं, तो उन्हें भी मतलब कुछ वर्क प्रोवाइड किया जाए जो वो कर सकती हैं। और हमारी एक वर्ल्ड या इंडिया में अच्छी इंटेलिजेंस बने उन लोग के लिए, तो उन्हें एक हाई सिक्योरिटी दी जाए जो जिसके लिए उनकी फैमिली
डॉक्टर ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जो स्मार्ट मीटर लगा है, उसमें कहीं कहीं जगहों पर, जैसे मेरे घर पे हुआ तो मेरे घर पे बिजली ज़्यादा आ गया। उस समस्या को तो मैं पहले ख़त्म कर दूँगा अगर मैं बिजली ऑफिसर बनाऊँगा। क्या नाम है? गोलू कुमार। गोलू कुमार, वोट करिए गोलू। संवेदनाओं के तत्वों का एक टुकड़ा है जो अपने मन के द्वारा फैलाए गए भ्रम में अक्सर उलझकर रह जाता है, जिसके कारण वह बाह्य आडंबरों को तो अपनाते रहता है लेकिन अपने आंतरिक द्वंद्वों से लगातार हारते रहता है, क्योंकि जब तक वो अपने मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचारों को मुक्त न करते वह स्वयं के द्वारा फैलाए गए भ्रमजाल से निकल नहीं पाता। और भ्रमजाल से निकलने के लिए हमारे वेदों में हमें 4 पुरुषार्थों को पालन करने का उपाय बताया गया, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनका हम पालन करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन आसानी से कर सकते हैं। कोरोना का जिस तरह ऑक्सीजन की कमी हुई तो सबसे पहले पेट का मौत सबसे ज़्यादा हुआ था। आने वाला भविष्य अगर छोटे बच्चे या आने वाले मेरे भाई जो भी हो तो उसको हम स्वस्थ ऑक्सीजन के लिए सबसे पहले हम उसको पर्यावरण सुरक्षित देंगे, सभी दुनिया सुरक्षित होगी। उसके साथ साथ हम ब्लड डोनेशन पर भी काम करते हैं, जो हम 15 बार दे चुके हैं और 80 लोगों को जान बचा चुके हैं। क्योंकि कोई भी डिलीवरी केस हो, एक्सीडेंट केस हो, सबसे पहले ब्लड की जरूरत पड़ती है, रात को भी हम लोग दे देते हैं। तो उसके साथ साथ असलम बस्ती में भी पढ़ाना, लोगों को काफ़ी कलम किताब ये सब देना, तो ये हम समाज दूसरों की खुशियाँ के लिए कोई जिए तो अच्छा है, तो उसको हम सबसे अच्छा हमारा भगवान का गॉड गिफ्ट मानते हैं अपने आप को, और हमेशा इसको जारी रखेंगे ताकि समाज सोसाइटी अच्छा से रहे। मैं ये भी सबसे ज़्यादा सोचता हूँ और इसको हमेशा अपने जीवन में जारी रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी से खुश हूँ, मैं सभी से सहमत हूँ कि सभी लोगों ने जो समाज में, परिवार में, देश में, राष्ट्र में जो कमियाँ देख रहे हैं, जो बुराई देख रहे हैं, उसको दूर करने का सभी लोग अपना अपना संकल्प ले रहे हैं। तो मेरी सोच है कि एक सुंदर इंसान का निर्माण कैसे हो, कैसे एक सुंदर इंसान का निर्माण होना चाहिए। कहते हैं कि अपने लिए तो एक कुत्ता बिलास भी जीता है, लेकिन इंसान वो होता है जो एक दूसरे के लिए जीता है। इंसान का क्या भावना, सोच, विचार, बोली, व्यवहार, कर्म होता है। कहते हैं कि पढ़ लिख कर माता पिता डॉक्टर, डॉक्टर बना सकते हैं, लेकिन इंसान सिर्फ गुरु ही बनाता है। इंसान जब कोई बन जाता है उसके लिए सारे लक्ष्य, सारे मंजिल, सारे कर्म सुलभ हो जाते हैं। मेरी सोच है कि इंसान बनकर समाज में सुंदर मैसेज दे, ताकि हमसे देखकर, हमसे सुनकर एक अगला व्यक्ति सीखे, समझे कि हमको कैसे समाज में जीना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है। सरकारी स्कूल पढ़ते नहीं तो फिर क्वालिटी सही नहीं मिलती है। तो हम सबसे पहले ये भी दबाव देते टीचरों को कि आप अपने बच्चों को स्कूल में, सरकारी स्कूल में ही एडमिशन कराइए, ताकि आप हर बच्चों को क्वालिटी देने जो चाहिए। और जो ऊपर से व्यवस्थाएँ आती हैं वो हेडमास्टर सही से दे पाते हैं हर स्कूल में। अभी किसी स्कूल में देखते हैं कि बाजे के साथ, हारमोनियम के साथ प्रार्थना होती है, कहीं जाते हैं देखते हैं किसी तरह बच्चे पढ़ते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं। कहीं कहीं गेम करने, खिलाने उलाने की व्यवस्था आती है, उसको नहीं देते हैं। हम होते हैं सारे दिवाली अपने ऊपर लेकर दिलाते हैं। ऐसे बहुत से गाँव हैं जो पढ़ाई लिखाई टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। पहाड़ी इलाके में, जैसे पहाड़ी इलाके में जितने भी गांव हैं वो पढ़ाई और टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत पीछे हैं। तो मैं शिक्षक बन के यही करूँगा कि उनको पढ़ाकर और सरकार की टेक्नोलॉजी के द्वारा एक युवा बनाओ, एक युवा नेता बनाने की कोशिश करूँगा। इसे एक भारत में एक युवा
शिक्षित युवा बनेंगे और इससे ही हमारा भारत देश आगे की ओर बढ़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद। क्या नाम था? विवेक कुमार सिंह है। विवेक कुमार सिंह। विवेक के लिए बोल। मैं अपने गांव के सभी चारों ओर पहले हरियाली की व्यवस्था करवाता और तालाब की साफ सफाई जो अभी फिलहाल कर रहे हैं, जो घास छील कर पैसा निकाल रहे हैं, मैं उसको पहले से बहुत बेहतर बनवाऊंगा। पहले अपने गांव को सुधारने का कोशिश करूंगा, क्योंकि गांव से ही अपने जिले को सुधारा जा सकता है और जिले से अपने राज्य को सुधारा जा सकता है। जिले से और अपने राज्य को जो सुधारा जा सकता है और राज्य से अपने देश को सुधारा जा सकता है। इसीलिए मैं सबसे पहले अपने गाँव में सुधारना चाहूँगा, क्योंकि मैं गाँव से एक अपने बोलिए जो आइडिया ना बोलिए ये सारे सबको बराबर दिखते इनका जमा करवाई होता है और छोटी से छोटी कमियों को ढूंढकर उसको सुधारने का कोशिश करता। जैसे कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा भी बारिश होता है, हवा बहता है तो लाइन कट जाता है, तो उसके मैं पहले सुधारूंगा कि लाइन नहीं कट सके, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं अपना पढ़ाई कंप्लीट कर सके। अथवा और जो उन लोगों को हटाने की कोशिश करूँगा जो कि पैसा निकालते हैं, जैसे में शौचालय हो गया अथवा मुद्दे को लेकर मांग करता है। जैसे शिक्षा क्षेत्र में दो मुद्दे को लेकर हम बात करता है। पहले नंबर कि जाति के आधार पर आरक्षण जो दिया गया है, कुछ उच्च वर्ग के जाति लोग भी ऐसे हैं जिनका आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो पढ़ने में असमर्थ हैं, फिर भी उन्हें कोई आरक्षण नहीं दिया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि शिक्षा क्षेत्र में आरक्षण को हटा दिया जाए। और पहला नंबर और जो सेकेंड नंबर है वो है जो शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कर लगाए जा रहे हैं। कुछ ऐसे निम्न वर्ग के लोग हैं जो पढ़ाई पर पूरी करने के लिए उनके आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो विभिन्न प्रकार कर जो लगाए जा रहे हैं जैसे जीएसटी जैसे कर वो कैसे पूरा कर पाएंगे। इसलिए विभिन्न प्रकार जैसे जीएसटी जैसे शिक्षक के हर कामों का अच्छे से पालन करता है और बच्चों को किताबी शिक्षा देने के अलावा समाज में कैसे रहना है, इस सब के बारे में बताता है। अब तो दूसरा किताबा का जितने भी गांव और देहात के लोग हैं, मैंने आर्थिक कमजोर लोग तो आते हैं लाइन में लगे होते हैं, तो उनको दवा नहीं मिलता, बोला जाता है कि जाके प्राइवेट से ले लिया करो। और दूसरा चीज़ जितने भी गाँव से लोग हैं डिलीवरी के लिए तो आते हैं सरकारी में, लेकिन उनको नॉर्मल डिलीवरी नहीं किया जाता, उनको भेज दिया प्राइवेट में। यही अर्थ है बनना सिर्फ एक बात नहीं, हर बच्चे को मजबूती शिक्षा मिले, चाहे वो किसी लेवल की हो। और दूसरा खास में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुविधा करता और उपलब्धता करता और दवाई को भी और गरीब स्वास्थ्य को फ्री करना दवाई करता। एक्चुअली क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में इस समय की बात है कि वो लोग ओल्ड सिलेबस को पढ़ाते हैं जो कि इंडस्ट्री लेवल में यूज नहीं होता है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो कि इंडस्ट्री लेवल में बिल्कुल यूज नहीं होता। तो मैं उसके क्यूरिकुलम जो एकेडमिक्स होते हैं उसको चेंज कर दूंगा। जैसे मे भी जो टेक्स्ट ट्रैक है जैसे कंप्यूटर साइंस में वो लोग कोडिंग से रिलेटेड, जैसे फिजिक्स साइंस में उनकी यूज नहीं है, तो वो हटा के मैं उसमें मतलब और जो पुराने जो वो जो ओल्ड जो इक्विपमेंट्स जो लैब में मिलते हैं उन्हें रिमूव करके जो नए जो डिजिटल वो इक्विपमेंट्स लाऊंगा। और जैसे रिसर्च को ज़्यादा मैं वो उसको बढ़ावा दूंगा रिसर्च को। और जैसे बहुत सारे उसमें रिसर्च के जो PhD स्कॉलर्स होते हैं उनकी स्टाइपेंड बहुत कम होती है, ताकि वो लोग मतलब रिसर्च में इतना इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतने मतलब उनको फंड नहीं मिल पाते, तो मैं उनको मतलब अपनी स्टाइपेंड्स को इंक्रीज करूँगा। और इसमें बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी एक प्रोजेक्ट्स का मतलब उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब सभी लोगों का, चाहे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर किसी भी ईयर के बच्चे हो। और अगर मैं फैकल्टी की बात करूँ तो हर वोट करिए करिए 22
सबसे पहले मैं समाज को जागरूक करता और जोड़ी हुई उनसे फ्री में इलाज करता और ज़रूरतमंद की सेवा करता। मैं ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में जाकर ज़रूरतमंद की मदद करता और फ्री इलाज करता, जिससे कि लोगों को ये ना अनुभव हो कि हमें पैसों की कमी हो। दूसरी बात, मैं अगर डॉक्टर होता तो महिलाओं के लिए प्रसव काल में मैं डॉक्टर को के लिए मदद करता और पिछड़े वर्ग जैसे कि घराने हो गए उन इलाकों की सारी जवानी हो आपकी और उनके खून से सफलता की लकीर ऐसी पागल जवानी हो आपकी। अगर मुझे पढ़ने का मौका मिला तो अभी तो वर्तमान में नहीं बता सकता, पोस्ट के बाद पोस्ट की कोई छिपी है तो मैं मुख्यमंत्री बनता। और ऐसे कुछ योजना की मैं लिखा हूँ जो कि मुख्यमंत्री को अपने हाथों से मैं सौंपा भी हूँ, लेकिन अभी तक उस योजनाओं को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया जो इस प्रकार है। पहला मैं में एक पद एक पेंशन, जितने सारे विधायक जितने बार मंत्री बन जाते हैं उतने बार वो पेंशन देते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब वो मुख्यमंत्री बने, जब मंत्री रहे या विधायक रहे तो सिर्फ एक ही बार का पेंशन ले, ताकि जितने सारे और पैसे हैं जनता के कल्याण में लग सके। और सर दूसरा मैं प्राथमिकता देता हूँ शराबबंदी की। सर शराबबंदी से हमारे बजट में बहुत सारे घाटे भी हो जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो जिस हिसाब से शराबबंदी बंद है वो अब तक बंद नहीं है, जबकि कालाबाजारी के तौर पर उसे प्रचंड मात्रा में आ जा रहा है बिहार में। और युवाओं को रोजगार के साथ बिहारियों को प्राथमिकता देता, महिलाओं को 50% आरक्षण देता और RTI हो गया, जन शिकायत होगा, इसे करवाई कर उसे कम समय देता। जिससे गवर्नमेंट से ध्यान देता, बाहर में काम करने वाले मजदूरों को हेल्थ जो बीमा होता प्रोवाइड कराता, ग्रामीण गाँव के प्रति समझ रहता, बहुत सारे लोग उससे ध्यान देता। हाथ छाया उठा दे रहा भाई है करे बड़ा हंसी पड़ रहा है। पर्पस खत्म हो गया है, पर्पस विदाउट तथा 12th पास कर जाने के बाद इंडिया में कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि वो दूसरा स्ट्रीम चूज करके पढ़ाई कर सके। तो वहाँ पे भी मैं नियम लाने का कोशिश करता हूँ और जितने भी कॉलेज होते हैं वहाँ पे मैं काउंसलिंग सेंटर खुलवाता, जिला उद्देश्य अभियान के नाम से मैं डिपार्टमेंट बनाता जिला में, और वहाँ जाकर बच्चे अपना उद्देश्य के हिसाब से पढ़ाई कर पाते हैं। और एक इनोवेशन स्कूल लागू करता है जिसमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग लैब और आपकी क्लास से AI बोर्ड चैट पर काम करते बच्चे। मैं तीसरा शिक्षा और सेवा मॉडल लागू करता। बच्चा सिर्फ शिक्षा में बस पढ़ाई लिखाई नहीं बल्कि शिक्षा के साथ सेवा को भी जागरूक होते हैं और जिससे चरित्र निर्माण का माध्यम बनेगा। मैं हर एक सैटरडे को नो बैक डे प्लस लाइफ डे को शुरुआत करता, जिसमें पहले फर्स्ट एड बॉक्स कैसे यूज करते हैं, CV कैसे बनाते हैं, इंटरव्यू कैसे देते हैं, वैसे ही प्रणाली जाता। मैं शिक्षा इक्वल टू नायक का रूल फॉलो करता, जिसमें जैसे कि हर एक जिला में बेस्ट डॉक्टर अवार्ड और बेस्ट एक्टर अवार्ड जैसे दिया जाता, वैसे एक बेस्ट टीचर इनोवेटिंग अवार्ड दिया जाता। और पांचवा मैं एक रूल लागू करता कि AI प्लस एथिक्स का उपयोग करता है, जिसमें मानवता का शिक्षा दिया जाता। और एक दिन के लिए मैं एक राष्ट्रपति भवन को पूरे स्टूडेंट के लिए खुलवा देता कि सारे देश के जो बच्चे हैं वो पूरे राष्ट्र भवन को जाके विजिट करें। सुविधा दे सकते हैं। ये हम अपने टीम मेंबर के साथ एक प्रोजेक्ट बनाया है, तो इस प्रोजेक्ट का मैं इंट्रो देती हूँ। फर्स्ट हमारा इंस्टीट्यूट है कि मच्छर भगाओ डेंगू मिटाओ, स्वच्छ गांव स्वस्थ जीवन लाओ। तो ये हमारा इंस्टीट्यूट है इस प्रोजेक्ट का। तो ये डेंगू अवेयरनेस लिए है कि मतलब हमारे 6 टॉपिक है टोटल, ये हमारे 6 मेंबर को देख के बनाए गए हैं कि ये प्रोजेक्ट कि हम इसको कैसे ला सकते हैं अपने जीवन में और कैसे गांव में हम बढ़ा सकते हैं इसको। तो हमारा है
से, जैसे रूरल एरिया हो या चाहे अर्बन एरिया हो। फिफ्थ हमारा एजुकेशन इंचार्ज, और ये एजुकेशन इंचार्ज एक टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी की खाती है कि कैसे हम इसको पूरा निरीक्षण करें या क्या। और फर्स्ट है मैनेजर, लास्ट मैनेजर, और इसमें बताया जाएगा कि आपको हाउ टू डिक्रीज इट्स इफेक्ट को कैसे करें, गाँव में कैसे निरीक्षण करें, कहाँ कहाँ किसकी ज़रूरत है, क्या क्या हमें करना चाहिए, एक एक करके हमारे टीम लीडर बताएं। फर्स्ट हमारे बताएं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसके बारे में। पब्लिक को अवेयर करना, तो पब्लिक को अवेयर करने के लिए मैं पहले मास कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करूँगा, जिसमें मैं पोस्टर पैम्पलेट्स बंटवाऊंगा, क्या डेंगू में करना है क्या नहीं करना है वो बताऊंगा, घर घर जाकर के पैम्पलेट्स बंटवाऊंगा तथा लोकल केबल चैनल्स पे और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कराऊंगा। जितने भी दुकान हैं, दुकान पर मैं शॉपकीपर को ये बताऊंगा कि आपके यहाँ कोई सामान खरीदने हैं तो उनको डेंगू के बारे में बताएं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पैम्पलेट उनको भी प्रोवाइड कराऊंगा। तथा मैं जितने भी एरिया के इफेक्टफुल पीपल होंगे जो अपने एरिया में अपने लोगों को अवेयर कर सकते हैं, उनसे मीटिंग रखूंगा और उनको डेंगू के बारे में बताऊंगा तथा उनको कहूँगा कि आप अपने एरिया में अपने लोगों को बताएं कि डेंगू में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तथा और दीवारों पर जगह जगह पे स्लोगन्स लिखवाऊंगा, नारे भी होंगे और कोई पानी ऐड ना हो और उसमें गंदगी हो, लेकिन वो पानी स्वच्छ भी हो सकता है, क्योंकि लेकिन इसमें कोई पानी बाहर से ना हो। अगर हम बात करें रिसोर्सेज का, तो अगर हमें हर एक आंगनवाड़ी, ये सब हो गए आंगनवाड़ी हो गए, आशा वाले हो गए, इन लोगों को हमें रिसोर्सेज जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड करना चाहिए। इसके लिए हमें स्टूडेंट फंडिंग की बात करें, फंडिंग की अगर बात करें तो हम लोग नेशनल हेल्थ मिशन से वहाँ पे बजट पेश होता है हेल्थ के लिए बजट पेश हो, तो वहाँ से हम लोग उन लोगों के लिए हेल्थ पे करवा सकते हैं, पैसा उनको फंड एलोकेट करवा सकते हैं हम लोग को। लेकिन अगर हम देखें उसके लिए कोई प्रोग्राम भी ऐसे नेशनल सेक्टर हेल्थ डिजीज प्रोग्राम, ये लोग को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। सवाल करना है आप लोग को भी, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग इधर देखेंगे और सुनेंगे तभी आप लोग क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट। कम उम्र में उनको पढ़ने की सुविधा नहीं दी जाती है, और 8वीं क्लास के मेरे जो प्रोजेक्ट का थीम था वो ये था कि 8वीं कक्षा की लड़की को पढ़ाई से वंचित कर दिया जाता है। उनसे सिर्फ एक घर की जिम्मेदारी नहीं होती है, आप देखो 2 घरों की जिम्मेदारियों को संभालना होता है, और जब 2 घरों की जिम्मेदारियों को संभालना पड़ेगा तो उन कंधों को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। सिर्फ कंधों को नहीं, मन स्थिति को बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार महिला बने। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसकी शादी पहले कर दी जाए जी। और 8वीं कक्षा की छात्रा की शादी करना, उसको घर की तहलील से आज़ाद करिए। गुलामी का मतलब ये नहीं होता कि हम अंग्रेजों से गुलाम हो गए। सामाजिक कुरीतियों की वजह से उनके लोग क्या कहेंगे, हम बेटियों को बाहर पढ़ने भेज देंगे तो उनके लोग क्या कहेंगे। अरे समझना चाहते हैं तो सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को या अपने गांव के नागरिकों को अपने जिला अधिकारी के समक्ष इन समस्याओं को प्रस्तुत करना चाहिए कि जिला अधिकारी गांव के स्कूलों में परिभ्रमण करें और गांव की बेटियों की समस्याओं को सुने। वहाँ टेक्नोलॉजी या गांव से बच्चियों को पढ़ने आने जाने के लिए बहुत समस्याएं होती हैं, यातायात की सुविधा उनको दिलाया जाए। और मैं अपने टीम मेंबर को आगे बताने के लिए कहना चाहूँगी। हाँ बोलिए, चल रहा है। नारी शिक्षा जो है, नारी शिक्षा का मतलब कि जो नारी शिक्षित हैं और आत्मनिर्भर हैं तो अपने जीवन में निर्णय लेने से सक्षम होती हैं और अपने परिवार और अपने फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए और जरूरी नहीं कि सब बोलेगा, बहुत अच्छी शुरुआत है। अभी लोग अच्छा करें, जो बोल सकते हैं उसको बोला, तो आपने उसका मेरे संवाद का विषय था कि जैसे लड़कियों को 8 के बाद जो प्रोत्साहन कैसे करें, उनके पेरेंट्स प्रोत्साहन कैसे करें उन्हें कि जो 8वीं के बाद भी पढ़ना चाहें। तो जैसे हम उनके लिए अवेयर कर सकते हैं कि हमारे यहाँ 8 के बाद भी जो सरकार अपनी जो भी स्कीम लाई है उनके लिए वो देख सकते हैं। और उसके बाद हमें जो हमारी सरकार है उसके लिए वो उनके लिए स्कीम लाई, जो भी उनके नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल है जो 5 किलोमीटर के अंदर में
वो एक उनको अनुअल जैसे जो क्या बोलते हैं बड़े भैया इससे मैं सहमत हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं भी चाहूँगा कि नारी का जो अपमान हो रहा है कि कम उम्र में शादी कर देना, दहेज प्रथा में बांध देना और जो शिक्षा के अभाव में ऐसे जो नारी का जहाँ तक शक्ति है, विकास है, उस शक्ति विकास को हम सभी का दायित्व है पहचाने और उस अंधकार से प्रकाश में लाएं, ताकि जैसे कहते हैं कि नारी घर की देवी होती है। जब देवी की हम पूजा करते हैं, जब देवी की हम रक्षा करते हैं, तभी हमारा विकास होगा, तभी हमारे देश की विकास होगा। और जहाँ तक हम चाहेंगे, प्रयास करेंगे कि हम इन सभी भ्रमों से, अंधकार से निकलें, ताकि आगे ऐसा जो समाज में जो संदेश है, जो मैसेज है, गलत ना जाए और सुंदर मैसेज संदेश जाए। जी धन्यवाद। ओस की बूंदों से होती है बेटियां, अस्पष्ट मुद्रा बूंदों होती है बेटियां। Team 3 and my team members names are धीरज कुमार, सूरज कुमार। मैं एक शायरी, एक पंक्ति से स्टार्ट करना चाहूँगा। सुरक्षा सिर्फ लाइटनिंग से नहीं, सुरक्षा सिर्फ लाइटनिंग से नहीं, सोच से भी आती है। जब युवा बदलेंगे तो गलियाँ भी चमकेंगे। एक अंधेरी गली में रोशनी का बल्ब लगाना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लड़कियों का सपना की सुरक्षा है। तो मैं अपना स्टार्ट करना चाहूँगा जो हमारा टॉपिक है, और उसमें ये जुगनूपुर हमने कल्पना की चूज किया है, जिसमें मैंने इसके विषय में हम मतलब बताना चाहेंगे कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है जैसे, और हम उसके क्या क्या उसमें उपाय हम लोग ला सकते हैं जिससे जागरूकता के। तो वो अगर अंधेरे में जाती है तो वो मेंटल स्ट्रेस, अदर टाइप्स के बहुत सारे के दिक्कतों से उनको सामना, पेरेंट्स डरते हैं कहीं भेजने से। जैसे यही है कि इवेंट है, मतलब अगर नहीं मतलब जैसे होता है वही। तो आज का जो टॉपिक सर ये रहा, और स्ट्रीट मतलब यहाँ पे कोई लाइटिंग नहीं है, बस स्कूल है और ये घर और पेड़। और अगर हम इसको इस तरह बदले तो यहाँ पे मैंने डिनोट किया है कि ये पेड़ और इसके बगल में लाइटिंग है, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, और ये भी सीसीटीवी कैमरा सोलर कैमरा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक का कंजप्शन कम होता है। और इस पेड़ में अगर आप देखेंगे तो इसमें ब्लू कलर का ही ये ल्यूमिनस लाइट है। ल्यूमिनस लाइट का आपको बाद में बताएंगे, ये आंखों को चमकता हुआ बना सकते हैं। उसका एक प्रोसेस होता है कि वो रात में चमकेंगे, जैसे जुगनू होता है, ठीक। उसके प्रोसेस से हम अगर जीन मॉडिफिकेशन कर देंगे, जैसे मॉलिकुलर सीरियल होता है, आरी होता है, मॉलिकुलर ग्लू होता है। चलो ठीक है, आगे ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है। मॉलिकुलर सीरियल होता है रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, और मॉलिकुलर ग्लू होता है डीएनए लाइगेज। उनके हेल्प से हम लेके मतलब नॉर्मल ट्री को एक लुमिनस ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके वजह से अगर कभी लाइटनिंग हो गई, अगर सोलर लाइट खराब हो गए और बारिश वगैरह हो गए और लाइट नहीं चल पाए, तो ऐसे लुमिनस ट्री रहेंगे, वो रात में भी चमकेंगे, जिसकी वजह से अगर लड़की जाती है रात में तो वो सेफ्टी पूर्वक अपने घर तक जा सकती है। मतलब ये गाँव बड़ा एडवांस है। यस, इसीलिए तो गाँव का नाम है जुगनूपुर। आधे घंटे के अंदर हमारी समस्या को हल करने के लिए टीम पहुंच जाती है। और सेकेंड है सेल्फ डिफेंस, जो लड़कियों को हम लोग गाँव में जाकर, जिस गांव में समस्या है ये, उस गांव में जाकर हम लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के बारे में सिखाएंगे, उन गार्जियन को एकता में लाएंगे कि चलिए आपकी लड़की है, पहन लीजिए, इसको हम ये सिखा देते हैं ताकि ये अपने से लड़ने की क्षमता रखे। टीम तो आती रहेगी, लेकिन लड़ने की क्षमता अपने में रहेगी तो अलग भावना रहती है। टीम तो पहुँचते पहुँचेगी। हम लोग ये भी एक काम कर सकते हैं कि गैर सरकारी संगठन जैसे ग्राम स्तर पे एक संगठन खुद ही स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए एक संगठन बनाएंगे, जो खुद हम
जिसमें युवाओं को चयन करेंगे जो महिलाओं को या किसी भी जो ऐसा लगेगा तो जांच करते रहेंगे, रास्ते में आते जाते रहेंगे। और इसके लिए हमारे मतलब बहुत सारे ऐप भी हैं, जैसे हमारा 112 इंडिया, रक्षा ऐप, जो कि सोशल अवेयरनेस पे हम लोग ने डाउनलोड करवाने चाहिए अगर एज ए वॉलंटियर। और ऐप नए बनाने चाहिए और उसका ऐड चलाना चाहिए सोशल मीडिया पे, जैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे लिखा है कि QR कोड को तो नशा क्यों और कैसे बढ़ रहा है ये हमारे अनुष्का जी बताएंगी, और नशा का जो प्रभाव है वो सत्यम कुमार बताएंगे, और समाधान, इसका समाधान कैसे हो सकता है वो विराट कुमार सिंह बताएंगे, और नेतृत्व की भूमिका हमारे प्रिया गुप्ता जी बताएंगे। असर पड़ जाता है जिससे वो नशे की तरफ आकर्षित होते हैं। और शिक्षा की कमी, सरकारी स्कूलों में शिक्षक की कमी, शिक्षक नहीं तो संसाधन नहीं, काफ़ी युवाओं का मन नहीं करता स्कूल जाने का। और जहाँ जैसा कि हम लोग जानते हैं जहाँ शिक्षा नहीं, वहाँ के लोगों की सोच कैसे बढ़ेगी और ना ही चरित्र का विकास हो पाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा मोबाइल और सोशल मीडिया का गलत प्रभाव। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो सोशल मीडिया का यूज़ करते होंगे और काफ़ी युवाएं सोशल मीडिया पे स्मोकिंग करते हुए, ड्रिंकिंग करते हुए पोस्ट डालते हैं, जिसको देख कर लोगों को लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत कूल है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरे बाकी युवाएं देख कर उन्हें फॉलो करने लगते हैं। और तो कई यूट्यूबर भी हैं जो ये सब पोस्ट डालते हैं तो उन्हें लोग फॉलो करते हैं, तो इसकी वजह से नशा बढ़ रहा है। तीसरा पॉइंट हमारा माता पिता की छुट्टी। काफ़ी घरों में ऐसा देखने को मिला है कि वहाँ के बड़े लोग नशा करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे प्रभावित होकर वो भी नशा करना शुरू कर देते हैं। और काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किसकी संगति में, कितने बजे घर आ रहे हैं। उन्हें ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, और वो अपने दोस्त के सर्कल की वजह से भी नशा करना शुरू कर देते हैं। चौथा पॉइंट हमारा जागरूकता की भारी कमी। युवाओं को पता ही नहीं कि नशा कितनी बड़ी बीमारी है, और नशा सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं, घर, परिवार, भविष्य सबको बर्बाद कर देता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्लेन बाय सत्यम कुमार। प्रभाव क्या होता है? पहला टॉपिक हमारा है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य असर। हम ये बताना चाहते हैं कि जो लोग नशा करते हैं तो उन लोग का मानसिक तनाव हमेशा रहता है और शारीरिक का विकास नहीं होता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं नशा करना शुरू कर देते हैं और आर्थिक विकास में भी बढ़ाव नहीं हो पाता है। और जो नशा जो लोग करते हैं वो लोग अगर पैसा नहीं होता है, नशे की इतनी लग जाती है कि लोग पैसे के लिए किसी गोली मार देते हैं अथवा रैप अथवा बड़े बड़े अपराध कर देते हैं। तो इससे बच्चों को इसके दुष्प्रभाव के बारे में पहले पता हो। दूसरा है नुक्कड़ नाटक और कैंपेन पोस्टर के माध्यम से हमें नशा मुक्त करने के लिए नुक्कड़ नाटक और कैंपेन और पोस्टर के माध्यम से हम नशा मुक्त कर सकते हैं। तीसरा है धार्मिक संस्थाओं की भूमिका। हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जैसे समर्थन से भी हम नशा मुक्त कर सकते हैं। नेतृत्व की भूमिका, जैसा कि हम जानते हैं हमारे यहाँ पंचायत, स्कूल, समाज सेवी, अन्य संस्थाएं हैं जहाँ पे हमें इसके बारे में जागरूक किया जाता है। हम वहाँ पे इस संस्था से जुड़ सकते हैं। दूसरा है डिजिटल टूल्स। ऐसे बहुत सारे टूल्स बनाए गए हैं जिससे हम जुड़कर नशा छोड़ने में NSS, NYK, माई भारत, ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जहाँ पे हमें अवेयर किया जाता है। हम वहाँ जुड़ के नशा छोड़ सकते हैं। नशा छोड़ो पंचायत से प्रमाण पत्र लो योजना। हम पंचायत से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो लोग नशा छोड़ेंगे उन्हें पंचायत से प्रमाण पत्र मिलेगा। बहुत से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अपने हर चीज़ का कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव होता ही है। उल्लेख भी है।
ठीक है, वेरी गुड। जब बर्बादी ने दस्तक दी हर आसियान कांप उठा, इंसानियत का इम्तिहान था, हर चेहरा शांत मगर दिल थरथरा उठा। कभी कभी दूर से आवाज आई, हम हैं घबराओ मत। ये जिक्र हम कर रहे हैं उस क्षेत्र की। अगर विशेष तौर पर देखा जाए तो हमारे बिहार दो खेमे में बटा कि उत्तर बिहार बाढ़ त्रस्त जगहों के नामों से जाना जाता है। एक मुझे जिस प्रोजेक्ट अभी मिला हुआ है, मैं उस प्रोजेक्ट की व्याख्या कर रहा हूँ, जहाँ पर एक ग्रामीण क्षेत्र है, सुनसान इलाका है, छोटे छोटे मतलब आर्थिक रूप से कमजोर लोग रहते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे एक बाढ़ आ चुका है। बाढ़ के साथ साथ सरकारी सेवाएं वहाँ पर धीरे धीरे ठप होने के कगार पर है, अच्छी तरह पहुँच नहीं हो पा रही है। उसके बारे में हम लोग व्याख्या की है कि किस प्रकार वहाँ पे लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए क्या क्या करेंगे। उसके बाद सोल्विंग प्लानिंग क्या रहेगा, जो टीम मेंबर है बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्या किया जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे लोगों को बाढ़ से हम लोग कैसे बचाएं। तो सबसे पहले हम लोग ऊंचे स्थान देंगे जहां पानी पहुंच ना सके, वहां पे लोगों को पहुंचाएंगे, और जो भी लोगों को भोजन और पानी की उपलब्धि कराएंगे हम लोग, और उनको हम लोग ये बताएंगे कि जो भी गंदे पानी से रोग फैलता है उससे हेलो, आगे हम बताएंगे कैसे समस्याओं का समाधान किया जा सके। जैसे ट्रेनर लोगों उस क्षेत्र का जांच पड़ताल करेंगे, बांध एवं जलाशय का निर्माण करना, एक बेहतर प्लानिंग, और बाढ़ समय से मतलब उसमें पानी भर जाए तो उसको समय से पानी बरसात से पहले उसका बाढ़ का पानी खाली करना, मतलब बाढ़ आने से उसको मतलब जैसे कि बाढ़ पानी चलते बाढ़ आ जाता है, इससे उसमें मतलब पानी रहेगा तो बाढ़ आएगा, इसलिए उसको पहले खाली कर देंगे तो चांस कम रहेगा बाढ़ आने के। द्वारा अपनी विश्वसनीयता को प्रदर्शित करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। बिल्कुल, जैसा आप लोगों ने कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। किस तरह से एक लोग प्लानिंग की वजह से लोगों को बाढ़ की वजह से जान माल और काफ़ी चीज़ों का नुकसान का हानि देखना पड़ा। लोगों को एक अच्छे ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से या अकुशल प्रशिक्षण होने की वजह से, स्थानीय नेताओं की लापरवाही की वजह से वहाँ के जानवरों, पशु पक्षियों, यहाँ तक कि लोगों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के साथ भी हमें काफ़ी नुकसान देखने को पड़ा। तो बाढ़ के बारे में समस्या सिर्फ ये हमारे बिहार की एक आम समस्या नहीं है, बल्कि एक गंभीर समस्या है। हम उस बिहार में रहते हैं जहाँ उत्तरी बिहार हमारा बाढ़ से, तो दक्षिणी बिहार हमेशा सूखा से ग्रसित रहता है। बिहार को हमेशा बाढ़, सूखा, नरसंहार जैसे शब्दों से कहकर उसे अपमानित किया जाता है। कुछ शायरी मैं आपको बिहार की दास्तां से कहकर सुनाऊंगी कि बिहार की मिट्टी हमेशा रोती है, बाढ़ के लहरों से हमेशा उम्मीदें खोती हैं। बिहार की मिट्टी हमेशा रोती है, बाढ़ के लहरों से उम्मीदें खोती हैं। फिर भी हिम्मत है, जुटेंगे हम, लड़ेंगे इस दर्द से, हमारे पीछे ना होंगे कदम। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बाढ़ के समय लोगों को मनाना काफ़ी संवेदनात्मक मुद्दा है, क्योंकि बाढ़ न सिर्फ लोगों को शारीरिक रूप से हानि पहुँचाता है, बल्कि मानसिक रूप से भी एक गहरे प्रभाव डालता है। लोगों को स्थानीय सरकार पर विश्वास उठ जाता है। लोगों की गलती की वजह से लोगों को इतना बड़ा नुकसान की भरपाई करना पड़ता है। बाढ़ से नियंत्रण के लिए सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक वहाँ मैं बीपीसी के साथ साथ वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से मैं शोध कर रहा हूँ। टॉपिक है मेरा गिरमिटिया मजदूरों का प्रवासन। हिल कुलियों के विशेष संरक्षण मित्र हैं मेरे, और 2-3 साल से साथ में हैं, और तब से एक
कहीं ना कहीं बुला ही लेते हैं बोलने के लिए, और मुझे नहीं लगता, लेकिन इनको पूरा विश्वास रहता है कि सर आप आइए, आप बोलिए। सुबह सुबह बताए हमको अचानक से, और इग्नू का परीक्षा चल रहा था, तो वहाँ से हम जैसे ही बोले कि 6 बजे तक खाली हो पाएंगे, तो ये बोले कि नहीं बच्चों को बताना है। हम बोले कि तो किसी भी तरीके से आना ही होगा, तो चले आए, 5 मिनट पहले ही पहुँच गए कि आप लोग का समय बर्बाद ना हो। समय की सबसे ज़्यादा कीमत नीचे रखी हुई थी, बाकी सभी धर्मों की किताब ऊपर थे। किसी धर्म का अपमान नहीं कर रहे हैं, जो भी होगा बस एक बता रहे हैं माइक, मंच और मौका का एक एग्जाम्पल। किताब सबसे नीचे थी, उनको मौका मिला जब वो खड़े हुए तो पीछे से लोग जो है वो हॉल से निकलना शुरू कर दिए, और फिर वो बोलना शुरू किया, और पहली बात यही बोले कि देखिए जो हमारी किताब है, जो लोग बाहर चले गए थे उनको भी वापस आना पड़ा, लोग जा के उनको बुला के ले आए, 1.5 घंटा तक बोले और लगभग 15 से 20 मिनट तक तालियां बजती रही उस हॉल में। तो वो था माइक, मंच और मौका, कि उनको मिला 2 ही मिनट के लिए, लेकिन उसको वो 1.5 घंटे में तब्दील कर दिया। तो सुबह सुबह हमारी शुभम जी से बात हुआ कि भाई टॉपिक क्या है, तो ये बताएं कि सामाजिक लामबंदी और सहभागिता जो है, इसी टॉपिक पे आपको बोलना है सर, कि सामाजिक सहभागिता, सेल्फ हेल्प ग्रुप और ये सारा पहुंचे 1915 के बाद। और कोई अगर इसमें कुछ है भी अपना जो अपना एक संगठन बनाया करते थे, या जो हमारे बंजारे भी थे वो जहाँ भी जाते अपने एक संगठन में जाते। ठीक है, देखिए समझ जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से लोग एकजुट हो, सभी लोगों की सहभागिता सुनिश्चित, और कोई छोड़ देंगे और उसके साथ हम प्रचार करें। तो लीडरशिप यहाँ नीचे जा रही है, जबकि दूसरे, ये नीतीश कुमार के साथ भी है, नीतीश कुमार भी किसी को नहीं आगे आने दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप दूसरे देशों में देखेंगे, जैसे बराक ओबामा कहता है कि 2 बार किसी को मौका दिया जाए, उसके बाद उनको किसी और को मौका देना। कहीं उनके संविधान में कहीं नहीं, हमारे संविधान में तो कुछ भी नहीं है, लिखा भी नहीं है, और यहाँ पे नेता। तो फिर आपके हिसाब से भगत सिंह ज्यादा राष्ट्रवादी हुए, जवाहरलाल नेहरू नहीं? ऐसा बात कौन कह रहे हैं कि राष्ट्र के भाई भगत सिंह ने सर्वस्व बलिदान दिया? दोनों हुए सर, दोनों हुए। तो फिर जवाहरलाल नेहरू कैसे सबने समर्पण किया? सबसे छोटा लग रहा है वो। देखिए हम बता, समस्याओं का केंद्र जो है वो ब्रिटिश सरकार, इस बात पर उस समय के कांग्रेस और उस समय के जो भी राजनीति, जो भी नेता जय, हम लोगों ने 3 दिवसीय माय भारत लीडरशिप कैंप कैमूर जिला के संजय वाटिका में आयोजित हुआ। हमने 3 दिवसीय में अलग अलग विषयों पर चर्चा किया। पहला दिन लीडरशिप, दूसरा दिन फाइनेंशियल, AI, और अलग अलग गतिविधियों को हम लोगों ने सीखा। अब इसके बाद सीखने के बाद हम लोग समाज सोसाइटी में जाएंगे, इसके बारे में बताएंगे, अपने डेवलप करने के बाद सोसाइटी को भी डेवलप करेंगे। इस लीडरशिप बूट कैंप में हमको यहाँ का बहुत अच्छा लगा, और यहाँ मुझे बहुत चीज़ सीखने को मिला, AI के बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और मुझे अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा मिले तो हमको इसमें मैं और भाग लेने का कोशिश करूँगा, और मैं चाहूँगा कि इसमें और भी मतलब कि इसमें सबको भाग लेना चाहिए, और यहाँ पर आकर अच्छा है। और मैं कृषि का स्टूडेंट हूँ। ये माई भारत लीडरशिप बूट कैंप एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है उनके लिए जिनको लीडरशिप स्किल सीखनी है। यहाँ पे सारे मैनेजमेंट बहुत अच्छा से किया गया था, खाना एकदम भरपूर और हेल्दी मिला। हम लोग यहाँ पर रह के बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखे, ग्रुप डिबेट सीखे, और कॉन्फिडेंस के साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी सीखे। और यहाँ के ट्रेनर बहुत ही वेल ट्रेंड है, और सबको एक बार यहाँ आना चाहिए। Everyone, my name is Vikas Seth. I am from भगुआ कैमूर, और मेरा जो विषय का क्षेत्र है मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ नेटिव पटना से। तो मैं बेस्ट लीडर बूट कैंप को ज्वाइन करने का मेरा मकसद ये है कि लीडरशिप को क्वालिटी को अपने अंदर प्रेरित करना, अपने अंदर। और यहाँ बहुत सारे जो सेशंस हुए जो कि दुनिया प्रथम से हूँ, मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। मेरे अंदर का डर खत्म हुआ, और मैंने बहुत सी नई चीज़ें सीखी। मैंने सबके सामने बोलना सीखा, सब कुछ करना सीखा। मेरे हिसाब से यहाँ सबको आना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम शुक्ला है। मैं ग्राम उमरपुर का निवासी हूँ, और मेरा थाना गोगा। मैं इस 3 दिवसीय माई भारत लीडरशिप बूट कैंप में पार्टिसिपेट हुआ, और हमको बहुत अच्छा यहाँ पे मिला। रहने का व्यवस्था और सीखने का था, जिसमें हमको AI के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, और अपने आप को हम कैसे लीडर, एक अच्छा लीडर बना सकते हैं, इसके बारे में हमको मिला। तो इसमें मुझे
विभिन्न अलग अलग ट्रेनरों के द्वारा जो अनुभव प्राप्त हुए जिसमें मुझे अलग अलग कम्युनिकेशन स्किल और उसके बारे में थिंक सोशियोलॉजी के बारे में बताया गया और अलग अलग तरह से कन्वर्सेशन के बारे में बताया। मैं गोवा का रहने वाला हूँ। मैं इस माई भारत लीडरशिप बूथ कैंप में 3 दिन तक कार्यरत था। यहाँ पे हमने स्किल डेवलपमेंट और यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन भी किया। यहाँ पे हमको आकर बहुत अच्छा लगा। आज माई भारत लीडरशिप बूथ कैंप जो 3 दिवसीय कार्यक्रम था, इसके अंतर्गत हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला जिन्हें चंद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन जल्दी कराएं बाबा। हम अंतिम सत्र में कार्यक्रम समापन की ओर है। इस प्रमाण पत्र वितरण युवाओं को और तमाम अधिकारियों को, हम सबों को भी प्रशिक्षण देने वाले और नेतृत्व पैदा करने वाले आदरणीय राम प्रवेश तिवारी जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं सबसे चाहूँगा कि अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर राम प्रवेश तिवारी जी का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। माता की भंडार हो पास में बन के खुशबू जहाँ में मारते रहो। सुमित कुमार नहीं है, सुमित कुमार जिन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है उनका नाम है आनंद कुमार गुप्ता। आनंद कुमार और नहीं चलेगा। आजाद हुसैन, प्रिया, शिखा कुमारी,
विकास कुमार पांडे, समीर सिंह, भेज दिए मीडिया में जल्दी जल्दी प्रांजल कुमारी, सर्च किया, रिसर्च किया, तो मैं चाहता हूँ कि तो अगर वो आप करेंगे तो आपका नाम स्टेट करेंगे। और आप में से बहुत ऐसे प्रतिभाएं हैं यहाँ सब बैठे हैं जो आगे अब स्टेट लेवल पे आप जाएंगे, सिटी लेवल पे नहीं, सीधे स्टेट पे। तो यही कहना है। और जो ये यहाँ का कॉन्सेप्ट है लीडरशिप ग्रुप डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसको आप आगे और अपने गांव में जाके प्रमोट करिए। ठीक है, प्रॉमिस है कभी का लेट भी तो होगा उसके चक्कर में, नहीं तो अब तक आप लोग छूट गए हो। चलो ठीक है, आज माय भारत कैमूर के माध्यम से 3 दिवस की ये जो चलाई जा रही थी भावी युवा नेताओं का बूट कैंप, उसके समापन के अवसर पर मंच पर हमारे पास राज्य स्तरीय प्रशिक्षक रामप्रसाद तिवारी जी, सामाजिक कार्यकर्ता शिवजन है हमारे नहीं जो नए स्वयंसेवक हैं, साथी राधा कृष्णा जो भी सवानू है, त्रिभुवन है, और आप उसमें अंतर रहेगा। आप लोग कुछ अंतर महसूस हो रहा है क्या? अच्छा, शुरुआत में जो पहले दिन आप लोग आए थे और एक दूसरे से कुछ इंटरेक्शन नहीं था, अब आप लोग यहाँ से जब छोड़ के जाएंगे तो ये जो आपका संबंध है ना, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हो, चाहे कहीं पे भी स्कूल में आप लोग मिल जाएँ, कहीं कोई नौकरी कर रहा है वहाँ पे मिल जाए, कहीं पे भी, तो ये हमेशा मिल जाए। ये 3 दिन तक आपने अपने आप को अच्छा बोला ही सभी ने, चाहे वो ग्रुप एक्टिविटी रही हो कि 5 वाला, चाहे ग्रुप एक्सरसाइज रहो, सबने बराबर सहभागिता दी, अपना 100% देने को कोशिश किया। और आगे भी जब इस प्रकार के आगे और कार्यक्रम लगेंगे तो आप लोगों का आग्रह होगा इस तरह की एक्टिविटीज में भाग लेते रहिए। हमारे माध्यम से एजुकेशन जो भाषण प्रतियोगिता होती रहती है, इसके आगे आप अच्छा डांस करते हैं, आप अच्छा पेंटिंग बनाते हैं, आप अच्छा मोबाइल फोटोग्राफी आप कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में कोई अच्छा गाते हैं, कोई अच्छा गाते हैं। आज के समय में कामयाब होने का मतलब क्या है? क्या किसी ने जो MA कर लिया या PhD कर लिया उसी को हम कामयाब हो गए? आपके अंदर का जो टैलेंट है, जिसमें आपको मन लगता है, भले से पैसे कम है, इससे मतलब नहीं है। आज हमें ज़्यादा पंजाब समझा रहे थे और इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा कर रहे थे। हर व्यक्ति लगा हुआ है सरकारी नौकरी के पीछे। आप कहेंगे सर आप भी तो तैयारी किए, ठीक है। जब समय था मैंने अपना प्रयास किया, मात्र 2% है नौकरी टोटल का सरकारी, और कितने लोगों को मिल जाएगी? कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके अंदर कोई अच्छी कला है, लेकिन घर वालों के प्रेशर से, समाज के प्रेशर से कि नहीं अगले का कभी निगम किया है तो हमने बताया था, दीनानाथ किया है तो आपको आगे भविष्य के लिए इसी के साथ कंधे पर लेकर के अपने अपने क्षेत्रों में काम करने के लिए जा रहे हैं, तो ये प्रभाव समाज के अंदर होना चाहिए। ठीक है, हाँ। मेरा नाम सीमा खातून, पिता का नाम प्रवृत्ति अंसारी। मैं भभुआ की रहने वाली हूँ और अभी
परिस्नातक यानी पीजी। मैं यहाँ एसपीटी कॉलेज से बीएससी इन फिजिक्स ऑनर्स स्टडी कर रही हूँ। मेरा नाम ब्यूटी गुप्ता है, मैं एसपीटी कॉलेज रोबा कैंपस की स्टूडेंट हूँ। मेरे पिता का नाम राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है। आरा से एमए फाइनल कर चुका हूँ और लगातार 7-8 सालों से पर्यावरण और सामाजिक के विभिन्न मुद्दों पर काम करते आ रहा हूँ। फिलहाल इस समय यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा प्रखंड भगवान पे हूँ। और मैं अभी राष्ट्रीय न्यायालय विज्ञान विश्वविद्यालय से जो डिग्री मंत्रालय के अंतर्गत आता है वहाँ से साइबर सिक्योरिटी पढ़ेगा। My name is Vikas Seth. I am from Kaimur, Bihar. My father name is Chote Lal Seth. Currently, I am working as a student in National Institute of Technology, Patna. And I joined this youth My Bharat Leadership Bootcamp to strengthen my leadership skill. मेरे पिताजी का नाम त्रिपुरारी शुक्ला, मैं भोगवा प्रखंड का निवासी हूँ। मैं मोनिया प्रखंड से हूँ और मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। Good morning everyone. My name is Nitish Kumar and my father's name is Kasina Chaudhary. चैनपुर से ब्लॉक चैनपुर से वर्तमान समय में राम दुलारी जगदीश +2 उच्च विद्यालय बोहरा से साइंस। मैं प्रखंड भोगवा से आता हूँ। मैं बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री से फाइनल ईयर और मैं अभी फिलहाल में एसबीटी कॉलेज से पीजी कर रहा हूँ। बीएससी है और मैं रामपुर ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कैमूर से पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ। My goal is become a successful entrepreneur and ईयर से और साथ साथ लॉ की प्रिपरेशन करती हूँ। धन्यवाद। वहाँ से ग्रेजुएशन करती हूँ। मेरा प्रखंड भगवान है। और मेरा स्नातक काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। नमस्ते, तो आप जवाब कर दीजिएगा नमस्कार, नमः धन स्वीकार। यानी जब मैं नमस्ते बोलूं तब उसका जवाब आप देंगे नमस्कार। को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रयास करेंगे, उसकी भी ट्रेनिंग यहाँ दी जाएगी। हमारी संस्था 8 प्लस इंस्टीट्यूट है। हम जिस तरह से स्कूल में पढ़ाते हैं वहाँ जिस तरह से हम बोलते हैं यहाँ नहीं बोल पाएंगे, केवल हम अपने बच्चों के बीच बोलते हैं, परिचित हैं। पूरे विश्व में जो हम जाने जाते हैं, तो हमारी पहचान है। जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री होते हैं या राष्ट्राध्यक्ष, पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिलाएं और महसूस करें कि वे रिलैक्स हो रहे हैं। पैरों की वे रिलैक्स हो रहे हैं। करें कि धरती से आरोग्यकारी ऊर्जा निकलकर पैरों की उंगलियों में, पाँवों में आरोग्यकारी ऊर्जा ऊपर टांगों की ओर, ऊपर टांग। अब अपने कूल्हे निचले शरीर और कमर को रिलैक्स होने दें। अपनी पीठ को टेलबोन तक, पूरी पीठ को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। रिलैक्स करें रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से से लेकर टेलबोन तक पूरी महसूस करें। अपनी छाती और कंधों को